चैप्टर 4 फैक्टराइजेशन। तो सबसे पहले है मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तुमने अभी तक जो है छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, एक छोटे लेवल पे, मतलब उसमें कुछ थोड़े से ही क्वेश्चन थे, एक लिमिट तक क्वेश्चन थे, लेकिन अब ना फैक्टराइजेशन की मतलब अनलिमिटेड चीजें आएंगी तुम्हें। तो फैक्टराइजेशन के टोटल जो है 6 मेथड हैं। बुक में 4 मेथड होते हैं, किसी भी बुक में ये 4 मेथड होते हैं, कोई भी बुक ले लो तुम दुनिया में, पूरी दुनिया में। ये जो 2 मेथड होते हैं ना, इनको मतलब ये बुक में होते हैं, पर बुक वाला ने इनको मेथड में नहीं रखा हुआ। वो इनको बोलते हैं पैटर्न, बोल देते हैं, इस पैटर्न से करो क्वेश्चन, या लॉजिक, या ट्रिक, ठीक है ना, ये नाम दे रखे उनके। लेकिन मैं इनको मेथड्स में ले रहा हूं, ताकि अगर तुम्हें कभी फैक्टराइजेशन आ जाए तो तुम्हें 6 के 6 अगर मेथड याद हैं तो तुम फिर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो दुनिया में, किसी भी बुक का। मैं सिर्फ तुम्हारी स्कूल की बुक की बात नहीं कर रहा, स्ट्रॉबेरी की, ऑल ओवर द वर्ल्ड की कोई भी कंट्री, कोई भी बुक का क्वेश्चन तुम कर सकते हो इफ यू नो दीज 6 मेथड्स। ठीक है, तो मेन 4 मेथड है, ये भी मेथड है, ये मतलब को ट्रिक भी बोल सकते हैं, लॉजिक भी बोल सकते हैं, पैटर्न भी बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। ये इनके नाम मैं तभी बताऊंगा जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तुम्हें। 8 तक नहीं आए होंगे, 9th में आएंगे लेकिन पक्का, तभी मैं तुम्हें इनका नाम भी बताऊंगा और इनका यूज भी बताऊंगा। अभी हम 4 पे फोकस करेंगे पहले, ठीक है, फर्स्ट 4, और आज हम फर्स्ट 3 करेंगे पहले, टेकिंग कॉमन आउट, ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन आउट, एंड यूजिंग गारंटी, ये करेंगे। 4th हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। जो फर्स्ट और सेकंड है, फर्स्ट पे फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड है, फर्स्ट मेथड पे टेकिंग कॉमन आउट पे 4.1, सेकंड मेथड पे सेकंड एक्सरसाइज बेस्ड है 4.2, ग्रुपिंग एंड देन टेकिंग कॉमन आउट पे, और थर्ड जो यूजिंग गारंटी है उस पे थर्ड एक्सरसाइज बेस है 4.3, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड हम ले रहे हैं टेकिंग कॉमन आउट, फर्स्ट मेथड, ठीक है, ध्यान से सीख लेना। टेकिंग कॉमन आउट, ये तुमने छोटी क्लास में भी किया होगा, इसका नाम शायद तुम्हें ना भी पता हो, लेकिन ये तुमने छोटी क्लास में किया होगा, ठीक है। तो मैं तुम्हारी ही बुक से क्वेश्चन ले लेता हूं, या मैं अपनी तरफ से भी ले लूंगा अगर बुक में कोई ठीक ढंग का नाम मिला तो। चलो, बुक में एक है ऐसा क्वेश्चन, 8x, फर्स्ट ही क्वेश्चन है तुम्हारी एक्सरसाइज का, ये 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, 8x y क्यूब प्लस 12x स्क्वायर y स्क्वायर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कॉमन का मतलब सबको पता है ना क्या होता है, बोलो। yes, sir. हाँ, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, कॉमन हो। अब देखो, जैसे इसमें क्या करना है, नंबर, जैसे नंबर में कैसे कॉमन लेना है, इक्वल का साइन है ये। अब नंबर में कौन कौन है, 8 और 12, ठीक है। तो नंबर में कैसे कॉमन लेना होता है, 8 और 12, ऐसा नंबर बड़े से बड़ा जो दोनों को डिवाइड कर दे। बताओ कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा, सोम बताओ। सर 2, वेरी गुड, 2 दोनों को डिवाइड करता है, लेकिन 2 से बड़ा भी कोई हो सकता है, 4, वेरी गुड। मतलब हमने बड़े से, ऐसा नहीं है कि 2 कॉमन नहीं आ सकता है, लेकिन हमने बड़े से बड़ा लेना है, नंबर में बड़े से बड़ा। अब 2 के बाद 4 भी कर सकता है, 4 के बाद और देखो कोई नहीं, और नहीं कोई कर पाएगा, 6 करता है वो, इसको करता है, सिर्फ इसको नहीं करता, ठीक है। तो 4 दोनों में कॉमन आ गया, ऐसे लेना है नंबर में, बड़े से बड़ा, ठीक है। वेरिएबल में छोटे से छोटा, जैसे x है, ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर x में पावर वाइज कौन छोटा है, x, तो x बाहर आ जाएगा। y क्यूब और y स्क्वायर में कौन छोटा है पावर वाइज, y स्क्वायर, बस जो छोटा है, नंबर में बड़े से बड़ा, वेरिएबल में छोटे से छोटा। अब देखो अंदर क्या बचेगा, अब ये जो है ना, ये नंबर को इधर डिवाइड करके लिखना होता है, जैसे 8 डिवाइड बाई 4 2 आ गया, 1x था वो बाहर आ गया, लिखने की जरूरत है, y 3 है, 2 बाहर आ गए तो 1 रह जाएगा अंदर, फिर प्लस है। अब 4 को इससे डिवाइड करो नंबर को, क्योंकि 4 इसमें से भी कॉमन आया ना, 4 3 दोनों में से ले लिया हमने कॉमन। x स्क्वायर का 1x बाहर आ चुका है, 1x अंदर रह गया, y स्क्वायर पूरा बाहर आ चुका, तो कुछ नहीं आएगा यहाँ पर, बस ये इसका आंसर है। देखो 2y प्लस 3x, ठीक है। एक बात मैं तुम्हें यहां पर पहले बता दूं, जो फैक्टराइजेशन की सबसे अच्छी बात है, फैक्टराइजेशन की एक बहुत अच्छी बात होती है, ये हमने लिखा ना यहाँ पर फैक्टराइजेशन, देखो ये हमने लिखा है यहाँ पर फैक्टराइजेशन। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि जो आंसर है ना फैक्टराइजेशन के, आंसर इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में आने चाहिए आंसर। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये कौन सी अच्छी बात हुई, आप ऐसे इसको बोल रहे हो कि बड़ी अच्छी बात है,
अभी बताता हूँ कैसे अच्छी बात है, प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें। आंसर इन ब्रैकेट्स, कि जैसे तुम्हारा कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आया तो उसका आंसर तुम्हारा ऐसे आना चाहिए, जैसे एक ब्रैकेट में आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 3 में भी आ सकता है, 4 में भी आ सकता है। आंसर इन ब्रैकेट, चाहे तुम पीछे जाके आंसर देख लो इनके, 4.1 के आंसर देख लो, 4.2 के, 4.3 के, 4.4 के, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन के जो फैक्टराइज करने हैं इनके आंसर ब्रैकेट में ही आने चाहिए। अब अच्छी बात क्यों है, देखो मान लो तुमने फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन किया कोई भी और तुम्हारा आंसर ब्रैकेट में नहीं आ रहा, सपोज इस तरह से ब्रैकेट में शो नहीं हो रहा, लास्ट लाइन है तुम्हारी इस तरह से नहीं आ रही, तो इसका मतलब तुम समझ जाना कि तुम्हारा आंसर या तो रॉन्ग है या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब अभी। तो हमें पता लग जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। तो हमारे लिए अच्छी बात हुई क्या नहीं, ये बताओ, अच्छी बात हुई ना हमारे लिए कि हमें पता लग जाएगा यस सर कि आंसर ब्रैकेट में आना चाहिए, तो हमारा ठीक है, इसका मतलब आंसर अगर ब्रैकेट में नहीं आ रहा तो इसका मतलब आंसर ठीक नहीं है। देखो पीछे आंसर चेक कर। कई बच्चे कहेंगे ना कि सर पीछे जो है आंसर ब्रैकेट में नहीं आ रहा है, इसका एक ब्रैकेट उन्होंने नहीं डाली। एक मिनट रुक जाओ, ये देखो इधर, ये इसका आंसर, वो कहेंगे कई बच्चे कहते हैं सर इसका आंसर ब्रैकेट में तो आ नहीं रहा, आप तो कहते हैं ब्रैकेट में आएगा आंसर। ये देखो तो ये ब्रैकेट में ही है, इसको तुम ब्रैकेट में रख सकते हो ऐसे, ये देखो आ गया ना। तो 2 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है, 2 ब्रैकेट में हो सकता है, 3 में, 4 में, 4.2 के तुम आंसर देख लो, सारे 2 ब्रैकेट्स में। मतलब जिस फैक्टराइजेशन का अगर क्वेश्चन है और तुम्हारा आंसर ब्रैकेट में नहीं आ रहा तो समझ जाना कि तुम्हारा आंसर या तो रॉन्ग है या अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कुछ और स्टेप बाकी है। ठीक है, पहला मेथड समझ में आ गया, टेकिंग कॉमन आउट। इसका इसमें अच्छा यहां भी कोई टर्म होती है ना एक और, जैसे मान लो यहां ले लेते, यहां पर हम लेते 4 ले लेते, चलो 4xz क्यूब, तो 4 तो कॉमन आ गया था, यहां पर x एक ही था वो भी कॉमन आ गया था, तो कौन बचता है z क्यूब, क्योंकि z क्यूब कॉमन ही नहीं है। तो जितनी मर्जी टर्म आ रही है टेकिंग कॉमन आउट में ऐसे ही करना है, जो कॉमन है वो बाहर लेना है। बोलो समझ में आ गया सबको फर्स्ट मेथड ये? यस सर यस। चलो अब हम करते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा था बोलो, कौन बताएगा क्या नाम था सेकंड मेथड का? बोलो। ग्रुपिंग एंड देन टेकिंग कॉमन आउट, ग्रुपिंग एंड देन टेकिंग कॉमन आउट। यहां मैं तुम्हें एक हाई लेवल भी दिखाऊंगा जो तुम्हें बड़ी क्लासेस में भी काम आएगा। ठीक है, एक चीज आएगी इसमें बीच में, ध्यान से देखना। ठीक है, मतलब अभी उसका मिडिल लेवल आएगा, हाई लेवल किसी क्वेश्चन में आएगा बाद में। अब जैसे ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन आउट, इसमें मैं अपनी तरफ से या तुम्हारी एक्सरसाइज में देख लेता हूं कोई क्वेश्चन है, नहीं तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं अपनी तरफ से, नहीं तुम्हारी बुक में है एक ऐसा क्वेश्चन ले लेते हैं। ax माइनस ए वाई, देखो ax माइनस ए वाई प्लस bx माइनस बी वाई। बाद में ना लास्ट में इस चैप्टर के हाई, बाद में जाके हाई लेवल आएगा इसका फैक्टराइजेशन का, तो जिन बच्चों को बेसिक मेथड पता होंगे वही समझ पाएंगे हाई लेवल, नहीं तो उनको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे हाई लेवल वाले, उनको वो टफ लगेंगे। और जो ये सारे मेथड मेरे साथ समझ के चलेगा, साथ साथ करेगा, उसको वो हाई लेवल भी ठीक लगेगा, मतलब आसान लगेगा, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। अब देखो इसमें ग्रुपिंग एंड देन टेकिंग कॉमन आउट का क्या मतलब, पहले इसमें देखो कि क्या सब में से कुछ कॉमन आ सकता है, चारों में से बताओ, चारों में से कोई ऐसा वेरिएबल है जो कॉमन आ सकता है? सर ए और बी और सर वाई। नहीं नहीं, चारों में से बेटा, इकट्ठा चारों में से। जैसे तुमने ए बोला, ए तो इन दोनों में से आ सकता है, इनमें नहीं है। बी इन दोनों में आ सकता है, इनमें नहीं कॉमन है। वाई इनमें इसमें है, इसमें नहीं है। एक्स इनमें है, इनमें नहीं है। चारों में से तो कुछ कॉमन नहीं है ना इकट्ठा। अगर मैं इस पे फर्स्ट मेथड लगाना चाहूं टेकिंग कॉमन आउट, बाहर ले इसको, तो उसमें से मैं कुछ नहीं ले सकता क्योंकि सब में से कुछ कॉमन नहीं है इकट्ठा। तो जब ऐसा हो जाए ना कि सब में से कुछ कॉमन नहीं है, तो ग्रुपिंग कर सकते हो, मतलब तुम 2-2 का ग्रुप बना सकते हो, 3 और 1 का ग्रुप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। जैसे मान लो मैं इसका यहां बनाता हूं, देखो इन दोनों में ए कॉमन है, इनका एक ग्रुप बना लिया, इन दोनों में बी कॉमन है। अब देखो इसमें से लो कॉमन, ए कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई, प्लस यहां पर बी कॉमन है तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई। अब दोनों में बताओ क्या इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें?
इस वाली लाइन में क्या कॉमन है? सर x और y। x माइनस वाई, एक्स और वाई नहीं ऐसे बोलना है, x माइनस वाई, ये कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा देखो, यहां से x माइनस वाई कॉमन, a बचा, प्लस यहां से x माइनस वाई कॉमन b बचा, तो ये देखो 2 ब्रैकेट में आंसर आ गया इसका। अब मैं इसी क्वेश्चन को एक अनदर वे से करके दिखाता हूं, वो क्यों करके दिखाता हूं उसका रीजन भी तुम्हें बताऊंगा। देखो इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ax माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, ये तो मैंने आसान से ग्रुप थे ना कि इन दोनों का ग्रुप बन गया, कई बार क्वेश्चन में इन दोनों का ग्रुप नहीं बनेगा। अब जैसे मान लो क्या फिर किसी और का ग्रुप बनेगा, मान लो मैं इसको इसका ग्रुप बनाता हूं, देखो ax प्लस बी एक्स, इन दोनों का ग्रुप बना दिया क्योंकि इनमें x कॉमन आ जाएगा, और इन दोनों का मैंने अलग बना दिया। ऐसे भी कई बार तुम्हें क्वेश्चन में करना पड़ेगा, ये तो पहला तो आसान था ना, कई बार इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, इसका कॉमन इसके साथ बनेगा, तो इसीलिए तो नाम रखा है ना ग्रुपिंग, कि पहले ग्रुपिंग कर लो, तभी इस मेथड का नाम मैंने रखा है ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन आउट। पहले ग्रुपिंग कर लो और फिर उसमें से कॉमन लो। देखो कि तभी मैंने इसका नाम रखा ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन आउट। ग्रुपिंग, तो ग्रुपिंग ये जरूरी नहीं कि इन दोनों की ग्रुपिंग हमेशा बने, इस क्वेश्चन में तो बन रही है लेकिन हमेशा नहीं बनेगी, तो तुम्हें जज करना पड़ेगा कि किस किस का ग्रुप लें। कई बार तीन उसका टर्म्स का एक ग्रुप बन जाएगा, ऐसा भी होगा, वो तुम्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मैंने इस बार इसका ग्रुप बना लिया, देखो सेम आंसर आएगा क्योंकि क्वेश्चन तो वही है ना। इसमें से क्या कॉमन है बोलो, x, तो अंदर क्या बचेगा a प्लस बी। इसमें से क्या कॉमन है y, लेकिन यहां माइनस है तो माइनस ही लगेगा ना, माइनस वाई। लेकिन अगर यहां पर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ध्यान रखना, प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस a प्लस b हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन अगर यहाँ प्लस, देखो जो यहाँ साइन है ना, देखो इसका भी रीजन बताता हूँ, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस लिखना है, प्लस है तो प्लस लिखना है, यहाँ का साइन तो सेम रखना है। लेकिन अगर यहाँ माइनस हुआ तो अंदर के साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस बना देते हैं, प्लस है तो माइनस बना देंगे, देखो तभी तो ये सेम आएगा ना, देखो ये आगे ना सेम। अब क्या कॉमन है इनमें, a प्लस बी कॉमन है, a प्लस बी, अंदर क्या बचेगा x माइनस वाई, देखो सेम आंसर आया, ये देखो सेम आंसर है ना, बस आगे पीछे लिखा हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लिकेशन में। जैसे मान लो 7 इंटू 8 हो या फिर 8 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई तो है ये। सर जब मैं अपनी वीडियो ऑन रख रहा हूँ सर बहुत आवाज लग रही है सर, मैं ऑफ करके, चलो कोई बात नहीं, ऑफ कर लो, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये बोलो। यस, ये है ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन आउट। इसमें ध्यान रखना है यहाँ वाले साइन का, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं कि अगर यहाँ माइनस है तो इसको नहीं चेंज करना, वो माइनस ही लेना है यहाँ पर कॉमन में, प्लस है तो प्लस लेना है, लेकिन बस अगर माइनस है तो अंदर के चेंज कर देंगे साइन। तो इस टर्म का माइनस था प्लस बन गया, इस टर्म का भी माइनस था प्लस बन गया, अगर प्लस होता तो माइनस बन जाता, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ग्रुपिंग एंड देन टेक कॉमन आउट। अब हम लेते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है बोलो, बोलो थर्ड मेथड, यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटीज। ये मैं तुम्हें सिखाऊंगा नहीं, क्यों? यूजिंग आइडेंटिटी वही है जो मैंने तुम्हें बताया हुआ 3 स्टेप्स वाली। स्टेप 1 जज द आइडेंटिटी, स्टेप 2 मेक द स्ट्रक्चर, एंड स्टेप 3 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। स्टेप 1 क्या है, जज द आइडेंटिटी, स्टेप 2 मेक द स्ट्रक्चर। मेक द स्ट्रक्चर का मतलब व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ ए बी या जो भी सी उसमें आइडेंटिटी में है क्लियरली, एंड स्टेप 3 लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड लिख दो, राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड लिख दो। अब देखो जहां पर 4.2 खत्म हो रही है वो निकाल लो, वहां पर जहां पर एक्सरसाइज 4.2 खत्म हो रही है अपनी बुक में निकाल लो। बुक में देखो अब क्या लिखा है, देखो फैक्टराइज द, ना सॉरी बुक 4.2 के बाद क्या लिखा है, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। तो हमने इस टॉपिक को नहीं अंडरलाइन किया क्योंकि देखो उन्होंने आइडेंटिटी बता दी है, कौन सी आइडेंटिटी लग रही है इसमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी अब एक्सरसाइज 4.3 निकाल लो, यानी जो 4.3 एक्सरसाइज है ना उसमें पूरी एक्सरसाइज में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग रही है ये वाली। लेकिन मैंने तुम्हें इस तरह से नहीं बताया डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, मैंने तुम्हें बताया यूजिंग आइडेंटिटी, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहां ये लिखा थोड़ी आएगा कि दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एक्सरसाइज 4.3 या यूज दिस आइडेंटिटी फॉर दिस क्वेश्चन, में नहीं लिखा आएगा। तो वहां तुम्हें जज करनी पड़ेगी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो जरूरी नहीं कि हर बार ये आइडेंटिटी हो। तो इस एक्सरसाइज को तुमने ये सोच के करना है कि कोई भी आइडेंटिटी लग सकती है, ठीक है। वैसे बुक के अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज में यही वाली आइडेंटिटी रहेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसका भी एक क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन करके दिखा देता हूं पहले। इसका है एक्सरसाइज 4.3 का
फर्स्ट ही ले रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट ये है, देखो 4x² माइनस 25y²। अब मान लो हमें तो पता ही वाली आइडेंटिटी लगेगी क्योंकि इस एक्सरसाइज से पहले यही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी तुम ये मान के चलो कि तुम्हें नहीं पता, तो स्टेप 1 जस्ट द आइडेंटिटी। अब देखो ये साफ इस जस्ट द आइडेंटिटी मैंने कैसे बोला हुआ तुम्हें कि जस्ट बाय लुकिंग या मैच कर लो, देखो इस जैसी तो बन रही है, देखो सेम ही दो टर्म्स हैं, दोनों का स्क्वायर है, ये हो गया स्टेप 1। स्टेप 2 मेक द स्ट्रक्चर, मतलब इसको इस जैसा बनाना है तुमने, ऐसे इस फॉर्म में लिखना है। देखो तुम बताओगे मुझे ऐसे, ये है ना, देखो a² माइनस b²। अब a कौन लिखूं बताओ जिससे यहां पर a किसको लिखूं मैं? सर 4x को, और b माइनस 25y, माइनस 25y, y या y²? सर y²। ठीक है 25y², क्या ठीक है सोम? ये नो सर, सिर्फ 25y आएगा। ये कह रहा है 25y आएगा, सोम कह रहा है सर स्क्वायर तो पहले से ही है, स्क्वायर तो पहले से ही है। ठीक है, अंश ठीक है, ये बोलो। बोलो अंश ठीक है ये? परी बताओ। ये ठीक है परी? सर आई एम नॉट श्योर। तो ठीक बता दो। ये कह रहा है भी, ये देखो ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अंश आवाज आ रही है? देखो ये सर आ रही है, मेरा वो मैनुअली बाहर से म्यूट हो रहा है। ये देखो इधर, अब आइडेंटिटी तुमने जज कर ली, बिल्कुल ठीक आइडेंटिटी है, a² माइनस b²। तो क्या अंश ये ठीक है? इसने बोला a को 4x ले लो, क्या ठीक है ये? बताओ अंश। यस सर, वो 4x ये होएगा, और b 25y है, किसी को नहीं पता, सब गलत है, कोई यूज नहीं कर रहा। ठीक, देखो मैंने क्या बताया था, दोबारा देख लो इधर। स्टेप 1 जज द आइडेंटिटी, वो होगी तुम्हारी जज द आइडेंटिटी। स्टेप 1 हो गया कि कौन सी आइडेंटिटी, इधर देखो कौन सी आइडेंटिटी लगी है, a² माइनस b²। स्क्रीन पे देखेंगे ध्यान से। स्टेप 2 मेक द स्ट्रक्चर, मतलब उसको इस जैसा बनाओ, सेम ऐसे ही जैसे मैंने खाली ब्रैकेट रखी थी पहले। तो अब देखो यहां पर मतलब स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं, चीज वही रहनी चाहिए। अब तुमने बोला 4x², 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, यहां पर देखो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और x का स्क्वायर ये तो 16x² आ जाएगा। यही चीज रहनी चाहिए, 4x² रहना चाहिए। तो बोलो क्या लूं यहां पर? अब बताओ, बोलो, चीज यही रहनी चाहिए, बताओ क्या लूं यहां पर? अब सर 2x। हाँ 2x, वेरी गुड, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर x² हो जाएगा। हम सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं? स्ट्रक्चर चेंज कर रहे हैं उसका, बेटा चीज वही रहनी चाहिए। यहां पर 5y आएगा। अब a कौन है हमारा? 2x, और b कौन है? 5y। तो अब ये हो गया, देखो स्टेप 1 हो गया जस्ट द आइडेंटिटी, कि कौन सी आइडेंटिटी लगी, a² माइनस b²। स्टेप 2 मेक द स्ट्रक्चर हो गया, व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ a एंड b क्लियरली। स्टेप 3 क्या था? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड दी है ना आइडेंटिटी, मतलब राइट हैंड साइड लिखेंगे आंसर में। तो आंसर में लिखेंगे 4x a प्लस b और a माइनस b। ये देखो ब्रैकेट में भी आंसर आ गया और फैक्टराइजेशन भी हो गई। ये इसका आंसर है। इस तरह से करनी है तुमने 4.3। देखो 4.1 और 4.2 में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले बता दूं मैं। उसमें अगर आया तो किसी एक क्वेश्चन में आएगी, एक आधे में। लेकिन 4.3 में तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, अगर ध्यान से करोगे तो कर लोगे काफी क्वेश्चन, काफी हद तक। लेकिन अगर नहीं करोगे तो तुम शुरू ही कर पाओगे 4-5। अगर ध्यान से करोगे लॉजिक लगा के, फिर तुम शायद 15-16 तक भी कर लो। ठीक है, 19 क्वेश्चन है इसमें सिर्फ। तो पहले तुम ये कर लेना, फिर मैं उसका बता दूंगा। ठीक है।